Hello dear, welcome to all of you. Today we are going to learn Emily Dickinson's loveliest poem, There is Another Sky. In this chapter, in this poem, we will learn about the relationship between brother and sister. How a sister try to love and represent her love for the brother. एमिली डिकेंसन जो कि एक जानी मानी कवित्री हैं, यह एक अमेरिकन पोएट हैं। इनका जन्म 10 दिसंबर 1830 में हुआ है, जो कि 19th सेंचुरी की कवित्री जानी जाती हैं और इनकी डेथ 15 अगस्त 1886 में है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सारी की सारी रचनाएं डेथ एंड इमॉर्टेलिटी पर आधारित है। एमिली डिकिंसन अपने जीवन काल में लगभग 1775 कविताओं की रचना कर चुकी हैं और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही सराहनीय हैं। तो चलिए देखते हैं एमिली डिकिंसन के लाइफ स्केच के बारे में थोड़ा और उसके पश्चात प्रस्तुत कविता के बारे में। एमिली डिकिंसन, जैसा कि यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 1830 to 1886, ये उनका टाइमिंग है 30 से 86। इज़ एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन कवित्री हैं ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की। शी लिव्ड अ लोनली लाइफ, वो अपना एक अकेला जीवन व्यतीत करती हैं। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर मोटिवेशनल एंड फिलॉसफिकल, उनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं, कविताएं जो हैं, वो मोटिवेशनल हैं, प्रेरणादायी हैं एंड फिलॉसफिकल और दार्शनिकता से परिपूर्ण हैं। दे आर यूनिक टू हर एरा, अपने युग के, अपने कार्यकाल के समय में वो एक अद्वितीय कवित्री हैं एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल एंड शॉर्ट लाइन्स, और उनकी जो विशेषता है कविता की वह यह है कि वो बहुत सिंपल और शॉर्ट लाइन को लिखती हैं। शी ऑफन यूज्ड स्लैंट रैम, वो प्रायः जो है वो स्लैंट रैम्स मीन्स तिरछापन या झुकाव वाले राइमिंग वर्ड्स को एंड अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन और रूढ़िवादिता से मुक्त शब्दों का या बड़े अक्षरों का प्रयोग करती हैं एंड पंक्चुएशन, और उनकी रचनाओं में समय समय पर विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है। हर पोएम्स आर द सॉन्ग्स एंड हेम्स ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स सेड्स, उनकी कविताएं जो हैं वो भरी हुई हैं भजन से और स्वागत गान से भरी हुई हैं, जैसे या स्वतंत्र गान से भरी हुई हैं। स्वतंत्र गान कौन सा है? जीवन का। इन ऑल इट्स सेड्स, जो कि हर परिस्थितियों में नजर आता है इनकी कविताओं में। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज अनदर स्काई, वहां भी दूसरा आसमान है। यह बहुत ही दूरदृष्टि वाली कविता है। अनदर स्काई का मतलब दूसरा आसमान, जैसे कि हम सब जिस धरातल पे हैं वहाँ पे हम एक आसमान को देख रहे हैं, पर इस आसमान के अतिरिक्त भी एक और आसमान है जो कि इनविजिबल है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, बस हम उसको केवल मन की आंखों से देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं।
इज एन इंस्पायरेशनल पोएम, यह एक प्रेरणादायी कविता है। विथ ए मैसेज ऑफ, एक संदेशे के साथ। नेवर से डाई, मतलब कभी मत कहना कि आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूं। बिकॉज देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कम्स इन पीपल्स लाइफ, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन कभी भी उन समस्याओं से, उन दिक्कतों से हार नहीं मानना चाहिए। और हार मान करके, अपने को नर्वस कर करके, होपलेस हो करके कभी भी डाई मीन्स मरने का विचार नहीं लाना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता में भी ठीक वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। इट इज ए पेट्रार्चन सॉनेट विथ ऑक्टेव एंड सेस्टेट, यह जो है पेट्रार्चन सॉनेट है। पेट्रार्चन सॉनेट की शुरुआत विलियम शेक्सपियर ने की थी। उनकी भी रचनाओं में हम कविता की दो भागों में पाते हैं। उस सॉनेट को दो भागों में रखा गया है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव वो होता है जिनके पहले हिस्से में 6 लाइन होती हैं, वो 8 लाइन होती हैं, और उन 8 लाइन में हम प्रश्न पूछते हैं, और नेक्स्ट के लास्ट के 6 लाइन में हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं या उत्तर मिलता है। तो जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी कविता में मीन्स सॉनेट में रिप्रेजेंट किया है, हूबहू ठीक वैसे ही एमिली डिकिंसन ने भी अपनी कविता में, अपने इस सॉनेट में ठीक वही प्रारूप को बनाया है। तो इनकी भी कविता दो भागों में है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। पहली 8 लाइन की कविता ऑक्टेव, दूसरा सेस्टेट 6 लाइन की कविता है जिसे कि सेस्टेट कहा जाता है। तो पहले 8 लाइन में कवित्री अपने भाई को दूसरे आसमान के बारे में बता रही है, कैसा होता है दूसरा आसमान, और वर्तमान जहाँ पे हम आप रह रहे हैं वह आसमान कैसा है। इसके बाद लास्ट में वो उस इनविजिबल स्काई के बारे में मोटिवेट करती हैं, बताती हैं और कहती हैं जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे आप आ जाओ। The poet is communicating to her brother through a letter. प्रस्तुत कविता में कवित्री यह रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वह अपने भाई से एक पत्र के माध्यम से वार्तालाप कर रही हैं। She encourages her brother, वह अपने भाई को प्रोत्साहित कर रही, इंकरेज कर रही हैं। Not to get depressed under any circumstances, वो बतला रही हैं, अपने भाई को मोटिवेट करते हुए कह रही हैं कि जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस से आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, हतोत्साहित मत हो। एंड प्लीड्स विथ हिम, आइए मेरे साथ मिल करके प्रार्थना करो। टू रिटर्न होम, और मेरी इच्छा है कि आप घर वापस आ जाएं। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस ब्रदर, जीवन जो है वो चुनौतियों भरा होता है। जीवन चुनौतियों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। वन कैन टैकल द चैलेंजेस, और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए क्या कि चुनौतियों का सामना करे विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव नज़रिए के साथ, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आपको क्या करना है, चुनौतियों का सामना करना है। द पोएम एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, कविता का अंत जो होता है वह एक ऑप्टिमिस्टिक मीन्स एक इच्छावाद, मतलब यहाँ पे एक नकारात्मक भाव होता है और एक सकारात्मक भाव होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक यहाँ सकारात्मकता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आशावादी होकर के आप यह कविता खत्म होती है। द ब्राइटर गार्डन स्टैंड फॉर चॉइसेस, यहाँ पे एक दूसरे बगीचे का भी जिक्र किया गया है, और वह ब्राइटर गार्डन है जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। स्टैंड फॉर चॉइसेस, और जो कि स्टैंड है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को जीवन के उन सभी पलों को आनंद से
जीने की, दैट ऑफर्स टू ऑल, और वह गार्डन सबका अपने पास आने का स्वागत कर रहा है कि आप सभी आइए और आप सबका इस बगीचे में स्वागत है। ठीक उसी तरह कवित्री अपने भाई का स्वागत कर रही है, कि वेलकम कर रही है कि एक बार ज़रूर वापस आप आ जाओ। तो चलिए देखते हैं कविता में लाइन बाय लाइन कवित्री क्या बताना चाह रही है। There is another sky, दूसरा आसमान है। कहाँ पे? वहाँ पे, मीन्स absolutely we can say in heaven, स्वर्ग में, जो कि इनविजिबल है। कवित्री पत्र के माध्यम से अपने भाई को संदेशा दे रही है कि आप वापस आ जाओ और हम उस आसमान में चलेंगे जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। There is another sky, दूसरा आसमान है, जो इस आसमान को छोड़ के दूसरा आसमान, ever serene and fair, जो कि कैसा है? बहुत ही शांत है और सुंदर है। कवित्री उस आसमान का यहाँ पे प्रशंसा कर रही है कि वह जो दूसरा आसमान है वो कैसा है? बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है और सुंदर है। एंड देयर इज अनदर सनशाइन, और वहां भी दूसरा सूर्य का प्रकाश है। अर्थात जिस तरह से यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, ठीक वहां पे भी यानी दूसरे आसमान में भी सूर्य चमक रहा है। दो यद्यप इट बी डार्कनेस देयर, यद्यप यहाँ पे जिस तरह से अंधेरा है, ठीक उसी तरह से वहां पर भी अंधेरा है। ऐ मेरे भाई, नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन। ऑस्टिन यहाँ पे कौन है? इमली डिकिंसन का भाई है, उसके लिए आया हुआ है। क्लियर? कि नेवर माइंड, ऐ मेरे भाई, आप जरा सा भी ध्यान मत देना। किस तरफ? उन मुरझाए हुए जंगलों की तरफ, अर्थात जहाँ पे किसी भी प्रकार की आशा की किरण नहीं है, जहाँ पे हमेशा निराशा ही निराशा, दुख ही दुख नजर आ रहा हो, उन सभी बातों पर यानी उस जंगल की तरफ जरा भी ध्यान मत दो। नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स, और उन बंजर जमीनों को भी आप ध्यान मत दो जो उपजाऊ है ही नहीं। अर्थात जहाँ पे भी आपको निराशा नजर आ रही है, उन सभी पॉइंट्स पर आप ध्यान मत दो। हियर इज ए लिटिल फॉरेस्ट, यहाँ पे देखिए क्या है? एक छोटा सा जंगल है। अर्थात अनदर स्काई में, दूसरे आसमान में, उस दूसरे देश में यानी दूसरे अंतरिक्ष में आप देखिए तो वहां पे एक छोटा सा बहुत प्यारा सा जंगल है। हुज लीफ इज एवरग्रीन, जिसकी की पत्तियां सदा हरी भरी हैं। मीन्स जिसकी की पत्तियां सदा हरी भरी हैं। तो लास्ट लाइन में कवित्री यह बता रही है कि यह जो जंगल है, अर्थात जहाँ पे हम निवास कर रहे हैं, अर्थात जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे सब कुछ है। जहाँ पे प्रेम नहीं है वहाँ पे आप मत जाओ और वहाँ की चीज़ों को आप नज़रअंदाज करो। तो नेक्स्ट अगले 6 लाइन में देखिए कवित्री क्या बताना चाहती है। Here is a brighter garden, यहाँ पे क्या है? एक ब्राइटर, एक चमकीला बगीचा है। Where not a frost has been, जहाँ पर कोहरे का एक भी धुंध नजर नहीं आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे कवित्री बता रही है कि जिस
आसमान में वह रह रही है, उस आसमान में हमेशा धूप खिला रहता है, जहाँ पे ठंड और कोहरे के कारण किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं हैं। और वह बगीचा जो है, कैसा बगीचा है, बहुत ही चमकीला है। इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स, इस बगीचे में, जिस बगीचे में हम रह रहे हैं और जिस बगीचे में मैं आपको बुला रही हूँ, उस बगीचे के फूल कभी मुरझाते नहीं हैं, वो सदैव हरे भरे रहते हैं, सदैव सदाबहार रहते हैं, खिले रहते हैं। आई हियर द ब्राइट बी हम, मैं यहाँ बराबर सुनती हूँ, क्या सुनती हूँ, कि चमकीले फूलों के ऊपर चमकीले मधुमक्खियाँ हमेशा गीत गा रही होती हैं, गुनगुना रही होती हैं, हमिंग कर रही होती हैं, अर्थात फूलों से शहद निचोड़ रही होती हैं। यहाँ भी एक प्रकार का यह आनंद का अनुभव करा रही है। प्रार्थी माय ब्रदर, ऐ मेरे भाई प्रार्थी, यहाँ पे वह अपने भाई को निक नेम में, ऑस्टिन का निक नेम है प्रार्थी, तो बाद में वो अपने भाई को प्रार्थी के नाम से भी पुकारती हैं। इनटू माय गार्डन, ऐ मेरे भाई मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कहाँ आ जाओ, इनटू माय गार्डन, मेरे बगीचे में आ जाओ, अर्थात जहाँ पर सारी की सारी खुशियाँ विद्यमान हैं। कहने का मतलब, यदि आप मेरे पास लौट आते हो तो यहाँ पे हम सब मिलकर के जीवन का आनंद उठाएंगे और यहाँ पे फिर खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। और यदि आप नहीं आते हो तो आप उस जंगल में, उस आसमान के नीचे रहोगे जहाँ पे दुख ही दुख है। तो प्रस्तुत कविता एमिली डिकिंसन की बहुत प्यारी कविता है और यह एक मोटिवेशनल कविता है। इस कविता में कवित्री अपने भाई को मना रही है जो कि नाराज है, और किस कारण से नाराज है यह कुछ पता नहीं है, बस वह पत्र के माध्यम से अपने भाई को मनाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ संसार की वास्तविकता को भी उसको बतला रही है। डियर, आशा करते हैं यह कविता आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज को जितना ही आप एक्सपैंड करोगे उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे आपके 11th स्टैंडर्ड के नेक्स्ट टॉपिक को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।